Good morning students. Welcome to the online class of Vittal Bhai Patel Inter College. Myself Shashi Kumar Singh. Now I am going to teach you past perfect tense. अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल we know everything about the tense, such as identification of the tense, structure of the tense, and how to translate into English. कहने का तात्पर्य कि आपको टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाए यह आपको पता होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें क्या राज छिपे हुए हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो हमें इस टेंस की पहचान पता होनी चाहिए. जब इस टेंस की पहचान पता होनी चाहिए तो कहने का मतलब इस टेंस की पहचान क्या होती है. टेंस का मतलब होता है क्रियाओं का अध्ययन करना. तो कहने का मतलब ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में बहुधा चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ई थी, ए थे आदि शब्द लगे रहते हैं. यहां पर देख लिया गया कि इस टेंस की पहचान क्या होती है. अब पहचान के बाद बॉडी ऑफ द सेंटेंस अभी हम आगे देखते हैं. उससे पहले इसके विषय में थोड़ा सा हम और कुछ जान लेते हैं. यहां पर नोट क्या कहता है. नोट पॉइंट ये कहता है, नोट में पहला पॉइंट है आपका कि इस टेंस का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में प्रायः बहुत कम किया जाता है. बहुत कम किया जाता है. किंतु यदि किया भी जाता है तो उस वाक्य में निम्न लिखित शब्द अवश्य होने चाहिए. अवश्य होने चाहिए. अब वो कौन कौन से शब्द हैं उन शब्दों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि
पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है हमने देख लिया। फिर नोट पॉइंट कह रहा है कि जो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, किंतु यदि किया जाता है तो उनमें कुछ शब्द होते हैं जो अवश्य लगे होते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्दों को जरा हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम जो है वाक्य में कर दें तो ट्रांसलेशन कहाँ हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। ऑलरेडी, इसका मतलब होता है पहले या पहले से ही, पहले या पहले से ही। अब ट्रांसलेशन करते समय इस शब्द को हमें वाक्य में रखना कहाँ है, ये भी एक प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका प्रयोग हमें जो है, इसका प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, या फिर कह दें मेन वर्ब से पहले होता है। एक वर्ड हो गया। दूसरा आपको मिल जाएगा बिफोर। बिफोर का मतलब भी होता है पहले या फिर पहले से ही। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग भी वाक्य के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इसके बाद एक शब्द है आपका टिल। इसका मतलब होता है तक, और जहाँ टिल आएगा वहाँ पर आपको क्या रखना होगा, टाइम। क्या रखना होगा, टाइम रखना होगा। अर्थात टिल प्लस टाइम की बात होगी तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग भी वाक्य के अंत में किया जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द आ गए जिनसे यह पता चलता है कि जो आपका सेंटेंस है वह सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि उस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, और यदि किया भी जाएगा तो उसमें आपका ऑलरेडी, बिफोर या टिल जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य होगा। यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है तो फिर आप जो है उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं। ये बात आ गई। अब यहाँ पर एक बात पीछे बताई गई कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका प्रयोग सामान्यतया या साधारणतया सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ही कम किया जाता है। अब बहुत कम किया जाता है तो आखिर यहाँ पर बात आई कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में जान लेते हैं कि आखिर ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस according to creation. क्रिएशन मीन्स होता है निर्माण करना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्रिएशन अर्थात निर्माण के अनुसार, वाक्य रचना के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देना है सेंटेंस 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक आपका होता है सिंपल,
दूसरा आपका होता है कंपाउंड और तीसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, तीन सेंटेंसेस आपके सामने आ गए। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंगल क्लॉज। अब ये सिंगल क्लॉज से क्या तात्पर्य? सिंगल क्लॉज का मतलब ये होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम जो है सिंगल क्लॉज कह दें, और सिंगल क्लॉज के माध्यम से आपका क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है यहां पर डुअल क्लॉज होगी। कौन सी क्लॉज होगी? डुअल क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब भी यहां क्या होगा? यहां भी क्या होगी? डुअल क्लॉज। अब सिंगल क्लॉज का मतलब तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। डुअल क्लॉज का मतलब होता है चाहे डुअल क्लॉज आ जाए या ट्रिपल क्लॉज आ जाए या फिर फोर्थ क्लॉज आ जाए, तो कहने का मतलब ये है जितनी भी क्लॉजेज होंगी उन सभी क्लॉजेज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अवश्य ही होना चाहिए। तो जहां पर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी वहां पर कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में कहा गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, और यदि किया भी जाता है तो वहां पर ऑलरेडी, बिफोर और टिल जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस मतलब डुअल क्लॉज। और डुअल क्लॉज का मतलब हुआ कि यहां क्लॉजेज कितनी हो गई? दो। तो दो क्लॉजेज हैं तो प्रत्येक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। यहां कॉम्प्लेक्स में भी दे दिया डुअल क्लॉज, मतलब दो क्लॉजेज हो गई। और जब दो क्लॉजेज हो गई तो प्रत्येक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक है, और वर्ब होगी तो फाइनाइट वर्ब ही होगी। ये हो गया। इसके बाद सिंगल क्लॉज हो गया, डुअल क्लॉज हो गया, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर हमारी मेन बात किसकी हो रही है? सिंपल की। तो हमने सिंपल देख लिया। अब मान लीजिए कि पीछे वीडियोज में मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया था, वहां पर बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में डुअल क्लॉज का ट्रांसलेशन किया जाता है, जबकि सिंपल पास्ट में सिंगल क्लॉज का। तो अब सिंगल क्लॉज का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में भी हो गया, सिंगल क्लॉज का ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट में भी हो गया। तो यहां पर यह देखना है कि हम कब उनका ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट में करें और कब उनका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करें। तो यदि किसी भी वाक्य में आपको ऑलरेडी लगाना हो, टिल लगाना हो, बिफोर लगाना हो, तो इसका ट्रांसलेशन हम कहां करते हैं? पास्ट परफेक्ट में करते हैं। यदि इन शब्दों को नहीं लगाना है तो ट्रांसलेशन कहां करेंगे? सिंपल पास्ट में करेंगे। ये आपकी कुछ बात हो गई टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्रिएशन कैसे होते हैं, तो यहां पर हमने ये देख लिया। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहां पर पहचान हो गई। पहचान होने के बाद नोट पॉइंट भी आपका हो गया कि आपको करना क्या है। करने के बाद अब यहां पर हम यह देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो अब हम यहां पर पहचान देखने के बाद बॉडी ऑफ द सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहां पर स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव की ही बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद देखते हैं कि यदि किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और यदि नहीं होता है तो मेन वर्ब रख देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जहां कहीं पर भी हैड आता है उसके बाद हमेशा V3 आता है। V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं किसका? निगेटिव सेंटेंस। यदि निगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में बताया गया कि ये जो नॉट है वह एक नकारात्मक शब्द होता है, और नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग अलग होती हैं। जैसे आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है।
डू डज डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो अपने साथ ना कभी नो लेती हैं और ना ही कभी नेवर लेती हैं, हमेशा क्या लेती हैं, नॉट लेती हैं। इसके बाद जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नॉट भी आ जाता है, नो भी आ जाता है, नेवर भी आ जाता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड हो गया तो ये हैज हैव हैड भी क्या है, अपने बाद नॉट भी लेती हैं, नेवर भी लेती हैं, नो भी लेती हैं। तो जहां पर जिसकी जरूरत होती है वहां पर हम प्रयोग कर लेते हैं, और नहीं के लिए मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है नॉट का, नो का प्रयोग कभी कभी किया जाता है, और अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि निगेटिव सेंटेंस भी है, सबसे पहले हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या रखना, हैड, हैड के बाद क्या लगाना, नॉट, नॉट के बाद V3 आ जाएगा, और V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अब यहां पर हम सिर्फ जो है सिंगल क्लास देख रहे हैं, अर्थात सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस का मतलब या सिंगल क्लास का मतलब यही होता है कि मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आखिर किसे कहते हैं, तो फाइनाइट वर्ब का मतलब यह होता है कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन एवं जेंडर के अनुसार बदलती रहे उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो बताइए सब्जेक्ट उधर चेंज हो रहा है तो इधर वर्ब चेंज हो रही है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो लग जाती है उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको जो है स्ट्रक्चर मिल गया, पहचान मिल गई, आपको स्ट्रक्चर मिल गया। अब आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन करना है। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, और वह माइनर डिफरेंस क्या है, क्योंकि पहचान तो दोनों की एक जैसे मिल जाती हैं, तो जब पहचान दोनों की एक जैसे मिल जाती हैं तो माइनर डिफरेंस क्या है कि यदि सिंगल क्लॉज है तो मैक्सिमम ट्रांसलेशन कहां होता है, सिंपल पास्ट में। लेकिन यदि सिंगल क्लॉज है और उस सिंगल क्लॉज में हमें मान लीजिए ऑलरेडी का प्रयोग करना है, बिफोर का प्रयोग करना है, टिल का प्रयोग करना है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे, और करने के बाद ट्रांसलेशन कहां करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि टिल, ऑलरेडी और बिफोर का प्रयोग टेंस में वाक्य में हमें नहीं करना है तो फिर वहां पर हम किसका प्रयोग यानी ट्रांसलेशन कहां करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे। ये माइनर डिफरेंस है, इस डिफरेंस पर ध्यान देंगे। आगे इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब यहां पर हम चलते हैं जरा ट्रांसलेशन की ओर, क्योंकि यहां पर हम सिंगल क्लॉज की भी बात कर रहे हैं। फिर आगे जो है हम डुअल क्लॉज की बात करेंगे कि डुअल क्लॉज में हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले सिंगल क्लॉज आ जाए फिर डुअल क्लॉज की बात करते हैं। तो जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। अब यहां पर जैसे कह दिया जाए, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। अब यहां पर आपने देखा कि क्या पहचान में आपको क्या मिल गया, चुका था। अब ये चुका था आपको यहां पर अगर देखें तो चुका था मिल गया, और अगर इसका संधि विच्छेद करके देख लें चुका का तो, या इसको मतलब तोड़ लें, इस लेवल में तोड़ लें तो चुका का मतलब चुक धन आ, मतलब आथा मिल गया। मतलब यहां पर दो पहचान मिल गई, या तो ट्रांसलेशन कहां होगा, सिंपल पास्ट में होगा, या फिर ट्रांसलेशन कहां होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। बस माइनर अंतर को समझिए कि पास्ट परफेक्ट में तभी होगा जब वह उस वाक्य में हमें या तो बिफोर लगाना होगा, या तो टिल लगाना होगा, या तो ऑलरेडी लगाना होगा। तो चलिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, पहले ही या पहले से ही, मतलब या तो हम ऑलरेडी लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन हमारा कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सीधी सी बात है। अब यहां पर जरा जो है सब ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अदर वर्ड की जरूरत पड़ती है। इनको हम कैसे खोजते हैं यह भी पिछले वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं, तो अब तक आप जो है उनको सीख चुके होंगे और खोजना भी सीख गए होंगे कि किसको कैसे खोजा जाता है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, कौन, वह सब्जेक्ट निकल आया ही, उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड,
पहले ही की अंग्रेजी या तो बिफोर होगी या तो ऑलरेडी। बताया गया कि ऑलरेडी लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, और यदि बिफोर लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? वाक्य के अंत में। तो हम चाहे बिफोर से ले लें चाहे ऑलरेडी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहां पर हम ऑलरेडी रखते हैं, ही हैड ऑलरेडी। अब खेलना की क्या होती है? प्ले। अब V3 में प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेड। ही हैड ऑलरेडी प्लेड। यहां तक हो गया। किससे? इन खिलौनों से। अब से मतलब क्या होता है? खिलौनों के साथ। साथ की अंग्रेजी क्या होती है? विथ। अर्थात यहां पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? विथ। और इनकी क्या होती है? दीज। आगे खिलौनों की टॉयज। ही हैड ऑलरेडी प्लेड विथ दीज टॉयज। एक तो ये बन जाएगा। मान लीजिए आपको ऑलरेडी नहीं लगाना, क्या लगाना है? बिफोर। तो यहां से आप ऑलरेडी को गायब करिए, बिफोर को कहां लगा देंगे? टॉयज के बाद वाक्य के अंत में। ट्रांसलेशन आपका बिफोर से भी बन जाएगा। जैसे एक ट्रांसलेशन और देख लेते, कह दिया जाए मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। देख चुका था, ये आपके सामने आ गया। अब यहां पर कौन? मैं। क्या किया था? देख चुका था। देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी। अब यहां पर पहले तो आई हैड लिख दें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद यहां पर फिर आया पहले ही, तो कहने का मतलब या तो ऑलरेडी लगाएंगे या तो बिफोर। ऑलरेडी लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। अब बिफोर लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? वाक्य के अंत में। तो ऊपर वाला मैंने आपको ऑलरेडी से बता दिया था, नीचे वाला बिफोर से भी आप देख सकते हैं। आई हैड, असा का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन, यानी सी सा सीन। आई हैड सीन, क्या देख चुका था? इस खेल को। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। इस तरह से ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे और देख सकते हैं आप, कह दिया जाए, देखते हैं थोड़ा सा क्लीन कर लें बोर्ड, उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारा क्या कहता है। कह दिया जाए मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो कौन? मैं। क्या कर चुका था? सुन चुका था। मतलब यहां पर हैड लगा दें, पहले की क्या लगा दें? ऑलरेडी लगा दें। उसके बाद सुनना की हियर होती है, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड हो जाएगा। अब क्या सुन चुका था? यह समाचार मीन्स दिस, और समाचार की क्या होती है? न्यूज। इस तरह से कर सकते हैं। यहां ऑलरेडी हटा के आप बिफोर लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई हैड ऑलरेडी, सॉरी, आई हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर। आप इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और दोनों ही ट्रांसलेशन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आपने ऑलरेडी देख लिया, बिफोर देख लिया, और जैसे यहां पर टिल वाला भी देख लेते हैं कि आखिर टिल क्या कहता है। तो जैसे यहां पर कह दिया जाए वह कल तक नहीं आया था। वह कल तक नहीं आया था, यह हो गया। तो कौन? वह। ही के बाद क्या लगा देंगे? हैड। आना की क्या होती है? कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम। ही हैड कम। अच्छा, नहीं भी आ गया, सॉरी, ही हैड नॉट कम। ही हैड नॉट कम, वह नहीं आया था। कब तक? कल तक। तक की अंग्रेजी क्या बताई थी? टिल। और टिल के बाद कल का मतलब क्या हो जाएगा? यस्टरडे। अब यहां पर आपको बताया गया कि टिल के साथ टाइम आएगा और टिल प्लस टाइम को कहां रखा जाएगा? वाक्य के अंत में। तो बताइए यहां ये क्या लिखा है? टिल। और टिल के बाद यहां ये क्या लिखा है? यस्टरडे। यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है या नहीं है? इसके बाद जैसे आप देख सकते हो
कह दिया जाए उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। तो उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, चाहे ही लिख दीजिए चाहे सी लिख दीजिए, उसके बाद हैड लगा दीजिए। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर होती है, ही हैड नेवर। उसके बाद देखना कि सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, ही हैड नेवर सीन क्या, ताजमहल, द ताज। उसके बाद कब, पहले, तो यहां पर क्या लिख देंगे, बिफोर। अब यहां पर आपने कहा कि अगर आप सोचे कि यहां पर हमने अंत में बिफोर रख दिया, बीच में ऑलरेडी भी में रखा, तो फिर से आप देख लीजिए यहां पर आपका नेवर लिखा है और यहां पर बिफोर लिखा है। ये नेवर भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है और बिफोर भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब नेवर और बिफोर दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ऐसी स्थिति में नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा करते हैं और उस वाक्य में बिफोर का प्रयोग करके वाक्य के अंत में रख देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए सोमवार तक मुझे आपका पत्र नहीं मिला था। सोमवार तक मुझे आपका पत्र नहीं मिला था, अर्थात कह सकते हैं कि सोमवार तक मैं आपका पत्र प्राप्त नहीं किया था। अब ये हो गया। तो सबसे पहले कौन या किसे, मुझे, मतलब यहां पर क्या लिख देंगे, आई। उसके बाद क्या लगा देंगे, हैड नॉट, क्योंकि यहां पर नहीं है तो आई हैड नॉट। मिलना का मतलब यहां पर प्राप्त करना। अब प्राप्त करना की अंग्रेजी क्या होती है, रिसीव होती है। और रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, रिसीव। आई हैड नॉट रिसीव्ड क्या, आपका पत्र, क्या लिख देंगे, योर लेटर। आगे आपका क्या बचा, सोमवार तक की अंग्रेजी क्या होती है, टिल, और सोमवार की अंग्रेजी क्या होती है, मंडे। तो कहने का मतलब सोमवार तक मुझे आपका पत्र नहीं मिला था, अर्थात आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल मंडे। तो यहां पर आपने देखा कि सिंगल क्लॉज का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ही कम किया जाता है, और यदि किया भी जाएगा तो उस वाक्य में कहीं पर आपको ऑलरेडी लगाना होगा, तो कहीं पर आपको बिफोर लगाना होगा, तो कहीं पर आपको टिल लगाना होगा। ध्यान रहे कि बिफोर का प्रयोग कहां करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं। टिल का प्रयोग कहां करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं, लेकिन टिल के साथ हमेशा क्या रखा होता है, टाइम। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में कर देंगे। और ये जो ऑलरेडी है इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, या फिर आपका जो है मेन वर्ब से पहले करते हैं। अगर इन तीनों शब्दों का प्रयोग आप ट्रांसलेशन में नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर आप ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में नहीं बल्कि कहां पर करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे। बताया गया आपको कि यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, बिफोर और टिल जैसे शब्दों का प्रयोग करना है तो उसका ट्रांसलेशन कहां करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है तो फिर ट्रांसलेशन कहां करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। इसके यहां पर मैंने आपको सिंगल क्लॉज के विषय में बता दिया। डुअल क्लॉज के विषय में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।